धन्यवाद तुषार, धन्यवाद अनुराग भाई, सम्मानित आदरणीय मीडिया प्रोफेशनल्स जो इस सभागार में उपस्थित हैं और जो आने वाले हैं उनको भी मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने वाली है। लेकिन इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले जो अनुराग बत्रा एक नाम नहीं रह गया, वो एक इंस्टीट्यूशन है। जब वो यहाँ से अपना वक्तव्य दे रहे थे तो मुझे आज से 25 वर्ष पहले, जब उनको याद है कि नहीं, मुझे तो याद है, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में तब काम किया करता था, ताज होटल में लंच पे बुलाया और बफे खिलाया था और बहुत विस्तार से चर्चा की थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये बीजारोपण जो उस दिन हो रहा है वो इतना बड़ा वट वृक्ष बन के विश्व ख्याति प्राप्त करेगा। एंड आई मस्ट एडमिट that this is his devotion, dedication, passion, competency, capabilities and creativity which has brought him thus far. ये अद्भुत है, अलौकिक है, अद्वितीय है। मैं सर्वप्रथम अनुराग के उस तत्व को प्रणाम करना चाहूँगा। अनुराग एक व्यक्ति नहीं है, उससे बहुत आगे निकल गए हैं। इज बियॉन्ड एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड्स, यू कैनॉट यूज एनी वर्ड फॉर हिम, इज मच बियॉन्ड। एंड गॉड गिव हिम लॉन्ग लाइफ, वी विल सी मैनी मच मोर creation from him. Before starting my deliberation on the subject which has been given to me today to speak on, अनुराग भाई ने आज बहुत बेहतरीन राष्ट्रीयता की बात करी। अनुराग भाई ने बात करी पर्यावरण की, अनुराग भाई ने बात करी पराली की। क्योंकि समाचार जगत से आता हूँ, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, आपकी आज्ञा हो तो, इफ यू परमिट। राष्ट्रीयता तो सब में होनी चाहिए। राष्ट्रीयता के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। If there is no nation, where are we? Where is Tamil Nadu? Where is Bengal? Where is Maharashtra? Where is Delhi? And nothing will happen. हजारों साल की गुलामी के बाद जो हमें आज़ादी आज से 78 वर्ष पूर्व मिली थी, मोदी साहब ने आज से 3 वर्ष पहले जो विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाना शुरू किया, जरा उसकी गहराई में जा। आज जब मैं आ रहा था कार में तो दिमाग में आया कि यार 14 आ रही है, परसों है, कुछ करूं मंथन, इस पर लिखूं कुछ। शायद उसी विभीषिका का एक फूल ये भी है जो कमल पुष्प खिल के निकला है। वो विभीषिका आज बांग्लादेश के हिंदू और अल्पसंख्यक भी महसूस कर रहे हैं। दिन वही हैं जो उस समय विभाजन के समय हुए थे। आज सुबह मेरा एक लेख भी छपा है जिसका जिक्र अभी अनुराग भाई कर रहे थे कि मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ, निराश हूँ। और कल एक लेख छपा था बांग्लादेश में त्रिकोणीय साजिश, क्योंकि कल तक मुझे मालूम था कि ये चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान की साजिश से बांग्लादेश में शेख हसीना अपदस्त हुई थी। लेकिन कल एक नया रहस्य गाथन हुआ कि इसमें हमारा राहुल गांधी भी शामिल था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैड लिसन टू द डिबेट ऑफ राष्ट्रवाद यस्टरडे इवनिंग ऑन टाइम्स नाउ चैनल, जिसमें सलाउद्दीन चौधरी जो बांग्लादेश के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि तहरीक रहमान जो खालिद जिया का बेटा है
उससे राहुल गांधी ने 1 महीने पहले लंदन में गुप्त मुलाकात की थी और फिर उस आंदोलन के बाद इसको, बांग्लादेश के आंदोलन को हवा मिली। क्या ऐसे, जब एंकर ने उनसे पूछा, सलाउद्दीन चौधरी बैठे थे उसके अंदर इंटरव्यू में, बांग्लादेश से, ढाका से बोल रहे थे, बड़ी हिम्मत चाहिए, जो माहौल जिहादियों ने क्रिएट किया हुआ है, जहाँ जितनी हिंसा चल रही है, जितना वहाँ पर ये जो मोहम्मद यूनिस बने हैं, किसकी सपोर्ट से बने, सबको मालूम है, सब कुछ मालूम है क्या हो रहा है, चल रहा है। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके बताया। तो कांग्रेसी प्रवक्ता ने उनसे कहा कि आप प्रूफ दीजिए। तो उन्होंने अपना पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए कहा, पत्रकार अपना प्रूफ नहीं देते, समय आने पर मैं प्रूफ भी दूंगा, मेरे पास प्रूफ हैं उस बात के। आप ये बताइए, 3 दिन से ये समाचार चल रहा है, राहुल गांधी से डिनाई क्यों नहीं कर रहे, इसको मना क्यों नहीं कर रहे कि ये गलत खबर है? यदि वो मना नहीं कर रहे तो इस खबर में कोई सत्यता है? वरना इतनी बड़ी खबर जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हलचल मचाने वाली है, तूफान आने वाला है, उसके ऊपर डिनाई भी नहीं कर रहे। तो इसलिए मैंने आज सुबह लिखा, हैरान हूँ, परेशान हूँ, निराश हूँ कि अपने ही देश के खिलाफ कोई ऐसी साजिश भी कर सकता है। शेख हसीना भारत की समर्थक प्रधानमंत्री थी। चाइना ने चाहा कि उनको बंदरगाह मिल जाए जिससे कि वो भारत को हर समय अपने खतरे में रख सके, उन्होंने मना कर दिया। अमेरिका ने चाहा कि वो टापू हमें मिल जाए, वो क्रिश्चियन स्टेट बना सके जिसके अंदर त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, भारत का जोड़कर, चिटगांव को जोड़कर वहाँ पे क्रिश्चियन स्थान बना, उन्होंने बड़ी बोल्डली मना कर दिया। सन 71 से पाकिस्तान तो अपने ग्रजेस को नर्स कर ही रहा था कि जिस बेइज्जती से उनका 2 टुकड़े हुए थे उसको कैसे निकाला जाए। वहाँ की ISI, वहाँ के जिहादी तत्व बांग्लादेश में लगातार कार्यरत थे, लेकिन इस महिला ने जो आजकल भारत की धरा के ऊपर बैठी है, बड़ी हिम्मत से काम किया, देश को आगे ले गई, पाकिस्तान की इकॉनमी से बहुत आगे बढ़ गई, वहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, वहाँ GDP बढ़ गई, वहाँ हर प्रकार की शांति थी, उससे सब डिस्टर्ब हो रहे थे। अनुराग भाई ने एक बात और की थी कि वो ताकतें शायद भारत को भी हिलाना चाहती हैं। मैं शायद इसी वक्तव्य के साथ सब्जेक्ट पे आ जाऊंगा। ये सत्य है, भारत में हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने 10वें स्थान से 5वें स्थान पे भारत की अर्थव्यवस्था को ला दिया, कैसे वो मेहनत कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान से 3रे स्थान पर 2027 या 28 तक पहुंचा है, कैसे वो मेहनत कर रहे हैं कि वो अर्थव्यवस्था 2047 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, भारत विश्व गुरु बने। ये पच नहीं रहा किन लोगों को, जो आज वो नंबर 1, नंबर 2 की पोजीशन बना के बैठे हैं और विश्व की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं कि भारत यदि अर्थव्यवस्था के अंदर नंबर 1 बन गया, नंबर 3 बन गया तो कैसे होगा, तो भारत को अस्थिर कैसे करें। अस्थिर करने का एक ही मार्ग होता है, शांति भंग कर दो, अराजकता ले आओ, हिंसा फैला दो। और वो कार्यक्रम पिछले 3-4 साल से कल चल रहा है। हर स्टेटमेंट में देखिए झूठ, देखिए हर बात में झूठ। ये तो बाल बाल बच गए, भारतवर्ष बच गया। मोदी जी को मैं नहीं कहता, भारतवर्ष बच गया 2024 के अंदर, बाल बाल बचा है। हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे थे, विघटनकारी शक्तियां हमारे देश के ऊपर कब्जा करना चाह रही थी। जो लोग कहते हैं कि भारत देश ही नहीं है, राज्यों का समूह है, क्या ये शरीर बगैर आत्मा के चल सकता है? यदि भारत नहीं है तो कहाँ हमारे 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज रह जाएंगे? उसके लिए किसी देश का होना अत्यावश्यक है। जो कहते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म हो गई हैं, आप क्यों नहीं हमारी मदद कर रहे? दैट मीन्स यू आर वांटिंग एन इंटरनेशनल इंटरवेंशन इन द अफेयर्स ऑफ द कंट्री। व्हाट इज दिस? वी मस्ट कंडेम दिस। पर्यावरण, एक ही बात कहूंगा, एक क्लिक जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करते हैं, पर्यावरण को गड़बड़ा रहा है। सिंगल क्लिक पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। खैर उसकी बातें मैं बाद में करूंगा, लेकिन आपने क्योंकि जिक्र किया था पर्यावरण का, पर्यावरण पे हमें ध्यान देना चाहिए। हर साल वही समस्याएं, वही राजनीतिक
संबल, राजनीतिक सूझबूझ, राजनीतिक समझ, उसकी बहुत बड़ी कमी है। वोट पाके, सत्ता हासिल करके, अपना मतलब निकाल के 10-15 साल में हर कोई निकल जाना चाहता है। शहर की, देश की, आपकी बहुत कम लोग सोच रखे हैं। मैं यहाँ पे अपॉलिटिकल आदमी, कोई भी अखबार से संबंधित व्यक्ति किसी राजनीति को सपोर्ट या अपोज नहीं करता। वो उस समय के हालात पे, हर कालखंड के अंदर हर प्रकार की स्थिति परिस्थिति बदलती है। मेरी अपनी व्यक्तिगत मानना है, कोई आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में देश को मोदी की ज़रूरत है। मोदी को देश की हो ना हो, देश को मोदी की ज़रूरत है, जो कि हर वक्त राष्ट्र की चिंता करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। उनका और कोई मंतव्य गंतव्य कुछ है ही नहीं। उस गंतव्य के ऊपर उनका गमन यही है कि मेरा राष्ट्र कैसे मजबूत बने, मेरे देश की 140 करोड़ जनता खुशहाल कैसे बने। एक ही मंत्र के साथ वो जी रहे हैं और कुछ नहीं है। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जान रहा हूँ। मेरी अभी व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई थी, अनुराग भाई को मालूम है, बम्बई शहर के अंदर उनके साथ यही बात हो, वहाँ पर भी यही बात है। एनीवे, लेट मी कम बैक टू द सब्जेक्ट। पंकज, मैं समाचार पत्र उद्योग, मीडिया बहुत बड़ा है, डिजिटल भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, प्रिंट भी है। सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता मायाजाल, मीडिया जगत पर इसका प्रभाव। मीडिया जगत पे प्रभाव हो सकता है, लेकिन समाचार पत्र पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, ये आर्टिकल मेरे लिए नहीं है। मायाजाल है, हेलुसिनेशन, इल्यूजन। हमें कोई इल्यूजन ही नहीं। हाँ, ये जरूर कहूँगा अपने वक्तव्य के प्रारंभ में कि हम 360 यात्रा करके वहीं पहुँच रहे हैं जहाँ से समाचार पत्र जगत की मीडिया की शुरुआत हुई थी। अनुराग भाई ध्यान देना, लेखन से शुरुआत हुई थी, लेखन पे आ गए। एआई में जो आप फीड करेंगे, उसका रिजल्टेंट इफेक्ट वही होने वाला है जो आपने फीड किया। फीड करने के लिए आपके विवेक की आवश्यकता है, आपके दिमाग की आवश्यकता है। आप क्या लिख रहे हैं, आप कैसे कंसीव कर रहे हैं, क्या उसको कंप्रीहेंड कर रहे हैं, कैसे उसको आप अपने शब्दों में कन्वर्ट कर रहे हैं, वही लिख के तो आप वहाँ पे डालेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना कैसे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ सकते। तो आप मेरे अगले आने वाले कुछ मिनटों में मेरे वक्तव्य में समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस संबंध में। सबसे पहले हम बात टेक्नोलॉजी की कर रहे हैं, साथ में मीडिया। तो पहले एक बात पर क्लियर कर दूं कि पारंपरिक मीडिया और सोशल मीडिया दो अलग चीज़ें हैं, ये एक नहीं है। जिन्हें बड़ी साजिश के तहत एक दिखाया जा रहा है। मैं न्यूज़ इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूं, ना कि सोशल मीडिया का। जब हम एआई की बात करते हैं तो आपको यह भी बताता चलूं कि मैं इस नई तकनीक की बात न्यूज़ मीडिया के लिहाज से करने वाला हूं, ना कि सोशल मीडिया के लिहाज से। खबर मेरे लिए कंटेंट नहीं है। तो पहले यह बता दूं कि यह जो मायाजाल है, ना यह सोशल मीडिया का है, न्यूज़ मीडिया का नहीं। फिर यह कंटेंट और खबर में अंतर है। कंटेंट बनाया जा सकता है, खबर होती है। जिसे सिर्फ बताया जा सकता है। सूचना को बताने का तरीका या जरिया या मीडियम बदल सकता है। सूचना बनाई नहीं जा सकती, उसे बताया जा सकता है। हमारा काम सूचना बताना है, उसका आंकलन करना नहीं है। अब आइए जरा एआई का ऑपरेशन कर लेते हैं। मेरी समझ में जो अभी तक आया है वह यह है कि एआई और कुछ नहीं, सिर्फ हमारे द्वारा दी गई सूचनाओं को, डाटा का इको है। ध्यान में रहे कि ये तकनीक का ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कंटेंट और हमारी इंडस्ट्री के मद्देनज़र इसका सरलीकरण कर रहा हूँ। मैं खुद मीडिया के पुराने स्तंभों से जुड़ा रहा हूँ और पुरातन व्यवस्था से खबरों के पूरे साम्राज्य को नई सल्तनत में बदलते देखा है।
प्रिंटिंग से लेकर डिजिटल होती खबरों का और दिल्ली के अपने घरों में बैठे कनाडा के जरिए पॉडकास्ट कर पूरी दुनिया में अपने विचारों का पहुंचाने का साक्षी हूँ। आजकल there are multiple 2-3 countries which interview me every week, and this is possible through the AI technology, and I am able to echo the Indian story to the world, which is very, very important. The Prime Minister in Bombay told me that Indian story has got to be communicated to the world in their language. The United Nations has recognized only 6 languages. अनुराग जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रधानमंत्री आप भी मीडिया में हैं, प्रधानमंत्री को उस बात को बड़े ध्यान से सुने, आप इंडिया स्टोरी को वर्ल्ड की 6 लैंग्वेजों में ट्रांसलेट करके भिजवाइए। आई वाज विद द सेक्रेटरी INB लास्ट वीक. आई टोल्ड हिम दैट इंडियन मीडिया विल बी रिक्वायरिंग लॉट ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम योर मिनिस्ट्री टू एग्जीक्यूट द विजन, डिजायर, एस्पिरेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. हाउ डू वी टेक, आलोक जी नमस्कार, how do we take the Indian story to the world and in their language? There are 6 officially recognized United Nations languages. They are English, Mandarin, Arabic, Russian, Chinese. I wrote to the External Affairs Minister last week only, when after listening to the Prime Minister, that Hindi is the 3rd largest spoken language in the world. Why it has not been recognized by the United Nations so far? When we can have IYD, Indian Yoga Day, our government must attempt to reach out to the United Nations to ensure that you were talking about the Hindi media for a very long time when he was giving his initial प्रारंभिक उद्बोधन जब अनुराग जी कर रहे थे, हिंदी मीडिया के बारे में भी इन्होंने कहा कि कैसे समाचार प्लस का इन्होंने इनॉग्रेशन किया था। ये आपको बता दूं, हिंदी मीडिया की भारत के अंदर 100% ग्रोथ हुई है पिछले दशक में। अंग्रेजी मीडिया सिर्फ 3 या 4% बढ़ा है। अपनी भाषा पे हमें गर्व भी करना चाहिए, विदेशों में हमें ले जाना चाहिए, अपनी भाषा को ट्रांसलेट करके उनकी भाषा के अंदर जो, सो दैट इंडिया स्टोरी इज ए वेरी वेरी फॉर्मिडेबली स्ट्रॉन्ग स्टोरी। विश्व को हम दशा दिशा निर्देश दे रहे हैं, नियति और नियत विश्व की डिसाइड कर रहे हैं। तो आई थिंक इफ़ यू कैन कंसीडर, हम तो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे ही, INS की तरफ से भी प्रयास कर रहा हूँ और दूसरे तरीके से भी, बट द एंटायर इंडियन मीडिया, nationalist Indian media must carry their story in the language of the world and communicate to them that where India is, how we are doing. मैं खुद मीडिया के पुराने स्तंभों से जुड़ा रहा हूँ और पुरातन व्यवस्था में खबरों से पूरे साम्राज्य को नई सल्तनत में बदलते देखा है। प्रिंटिंग से लेकर डिजिटल होती खबरों का और दिल्ली में अपने घर बैठे कनाडा के जरिए पॉडकास्ट कर पूरी दुनिया में अपने विचारों को पहुँचाने का साक्षी हूँ। तो AI का सबसे बड़ा बेस जो है वह मशीन लर्निंग यानी मशीन को सिखाना, इसके लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और बिग डाटा जैसे तकनीकों का इस्तेमाल होता है, जिसमें जो भी सूचनाएं हम मशीन को देते हैं फिर कमांड जैसे एल्गोरिथम कहते हैं, वह कई सारी कंडीशंस बनाता है और मशीन रिजल्ट देने का प्रयास करती है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कोई मायाजाल नहीं, बल्कि सही स्थान पर AI का इस्तेमाल कर हम इसे अपना एक टूल बना सकते हैं, ना कि इसका एक टूल बन जाए। मीडिया को सोशल मीडिया से रिप्लेस करने के लिए यह जताया जा रहा है कि AI के मायाजाल से पत्रकारिता खतरे में है, जबकि सच्चाई यह है कि पत्रकारिता यानी सृजनात्मक तो मशीन लर्निंग का फ्यूल है। मतलब AI जितना बढ़ेगा उसकी भूख उतनी बढ़ेगी, उसे ज़्यादा सृजनात्मकता या डेटा देना पड़ेगा। हाँ, सोशल मीडिया पर बन रहे कंटेंट की जगह जरूर AI बने कंटेंट ले सकते हैं, लेकिन खबरों के मामले में ऐसा नहीं है। घटनाओं को कोई कैसे लिखकर सीमित कर सकता है? यहाँ तक कि संविधान में भी लिखा गया है कि सब कुछ समाहित है, फिर भी विवेकाधिकार की संभावना छोड़ी गई है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेचुरल इंटेलिजेंस की जगह इस मामले में कैसे ले सकता है? आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, लड्डू मशीन में कितने स्वादिष्ट बना लो, रेसिपी आदि कॉपी कर लो, कानपुर के ठग्गू के लड्डू का स्वाद कहाँ से आएगा? आज भी
अगर मैं कुछ अखबारों के बारे में बात करूं तो वो सिर्फ नाम से नहीं जाने जाते हैं, बल्कि उनका अपना एक तेवर है। वहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस बैठा है, हर सुबह नई है और हर खबर को लिखने का तरीका भी नया है। तो सृजनात्मकता तो यही है कि जो अभी तक नहीं लिखा गया उसे लिखा जाए, जबकि एआई सिर्फ वही लिख सकता है जो अब तक हो चुका है, क्योंकि जो डेटा उसको खिलाया गया है वही परिणाम वह देगा। मैं देश भर के अलग अलग इलाकों में एक ही अखबार का प्रकाशक भी रहा हूँ। मुझे मालूम है कि एक ही खबर की अलग अलग हेडलाइन कैसे अलग अलग इलाकों में छापी जाती थी, शब्दों के मायने बदल जाते थे। इसमें स्थानीय संस्कृति, तत्कालीन माहौल, राजनीतिक आर्थिक स्थिति आदि आदि का ध्यान रखना होता है। अभी एक ही हेडलाइन हर जगह पोस्ट हो जाती है, कंटेंट पर इसलिए बवाल मच जाता है। आप यह सब इतना सब मशीन को कैसे सिखाओगे, ये एक बड़ी चुनौती होने वाली है। अभी एक ही हेडलाइन हर जगह पोस्ट हो जाती है, कंटेंट पर इसलिए बवाल मच जाता है कि आप ये सब इतना सब मशीन को कैसे सिखाओगे, ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। अब बात यह है कि इस एआई का इस्तेमाल हम न्यूज़ इंडस्ट्री में कैसे कर सकते हैं। तो कृपया कंटेंट बनाने से ज़्यादा जोर हमारा खबर बनाने में हो, और एआई का इस्तेमाल से हम सही समय पर सही खबर सही आदमी तक पहुंचाने में इसका इस्तेमाल करें। हम बेहतर डेटा कलेक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी इन्फोसिस इसकी मदद से एफिशिएंसी हम इसकी मदद से बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह कभी भी खबर का विकल्प नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बाकी सब क्षेत्रों में, क्योंकि आज हम मीडिया की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। कौन व्यक्ति कितना क्रिमिनल माइंड का है उसका डेटा एनालाइज हो रहा है, आगे कितने क्राइम करने वाला है उसका इस्तेमाल हो रहा है, किस व्यक्ति की हेल्थ कैसी है, वो आगे 5 साल में कहाँ पहुँचेगा, जिंदा रहेगा मर जाएगा, इसको और बहुत तकलीफ क्या होगी, सारा ये एआई कर रहा है। लेकिन उसके अंदर वो ऑटोमेटिक कोई जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है। मीडिया हर वक्त भाव की बात कर रहा है, इमोशंस की बात कर रहा है। वो इमोशन वो मशीन कहाँ से लाएगी? उस इमोशन के लिए तो आलोक मेहता की ज़रूरत पड़ेगी, उस इमोशन के लिए अनुराग जी की ज़रूरत पड़ेगी, पंकज की ज़रूरत पड़ेगी, शशि शेखर की ज़रूरत पड़ेगी, सुकुमार की ज़रूरत पड़ेगी, जो विभिन्न संपादक है सबकी ज़रूरत पड़ेगी। सो इन द कंक्लूजन आई विल से कि एआई बहुत कुछ समाचार पत्र उद्योग को प्रभावित नहीं करने वाला। यहाँ जहाँ से शुरू हुए थे कलम दवात से, उसका महत्व बढ़ता ही जाने वाला है, महत्व जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। थैंक यू सो मच।